राइट जो हमने दिया है उसको महसूस करने की कोशिश है। 62-63 के तहत जो कार्रवाई करना चाह रहे हैं कि सादिक अमीन नहीं रहे, क्योंकि सर 1 अरब 64 करोड़ का ये मामला है। इलेक्शन कमीशन जाहिर नहीं कर सकती, सजा नहीं दे सकती, इन्हें को जब्त कर सकती है, प्रोहिबिटेड। सारे मामले को नून लीग वाले नवाज शरीफ के मामले से मिला रहे हैं। सादिक और अमीन में भी जरूरी है अच्छा कि पहले अदालत में किसी अदालत में फाइनिंग दी हो, उसने एक एक पाई ग्रेस का देना, तो वो लॉ रिक्वायर ही नहीं करता, वो अदालत का वो तकाजा ही नहीं है और हो ही नहीं सकता। अगर ये 130 में 130 सीटों पे भी इमरान खान इलेक्शन लड़ना चाहें तो वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने अब तक 8 फैसले दिए हैं। आपको मालूम है और सारी दुनिया को मालूम है कि अदलिया में बड़ा सॉफ्ट कार्नर है ये मैलन के नासरा जो है उसके घर का गेट तोड़ा गया, उसके घर जिस कदर बदमाशी, गुंडागर्दी और ज्यादती की गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम मेरी जंग में, और मैं हूं आपका मेजबान सलमान मिर्जा। जनाब, पाकिस्तान में पिछले कुछ महीनों ने सियासी अदम इस्तेहकाम के साथ साथ सियासी महाज भी उरूज पर है, और देखा जाए तो अब तक इस महाज में तहरीक इंसाफ का पलड़ा भारी रहा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद से यह बढ़तरी हुकूमती इत्तेहाद के पास जाती हुई दिखाई दे रही है। आज इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान को शोकॉज नोटिस जारी करते हुए 23 अगस्त को तलब कर लिया है। साथ ही इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्ताफी अराकीन कौमी असेंबली की खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल भी जारी कर दिया, और उसके मुताबिक जनाब कौमी असेंबली की जो खाली 9 नशिस्तें हैं उस पर ज़िमनी इंतखाबात 25 सितंबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन के ऐलान के बाद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब ने भी बड़ा ऐलान कर दिया, और उन्होंने कहा कि जनाब 25 सितंबर को कौमी असेंबली की 9 हलकों में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में खुद वो इलेक्शन के मैदान में उतरेंगे। ये फैसला उन्होंने कर लिया। इमरान खान ने इस्लामाबाद में जनाब सीनियर सहाफ़ी और एंकर से मुलाकात की। गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इलेक्शन रवासाल होंगे, ये लोग मुझे सिंगल आउट करना चाहते हैं और समझते हैं मुझे नाअहल करा लेंगे, लेकिन इनके ख्वाब कभी पूरे होते नजर नहीं आ रहे हैं। मैं मौजूदा हुक्मरानों का हर मैदान में मुकाबला करूंगा, और इसके साथ ही तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को 1 माह में असेंबलियां तहलील करने और आम इंतखाबात का ऐलान करने का अल्टीमेटम भी दे दिया है। जनाब चौधरी साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मौजूदा हुकूमत को बहुत वक्त दिया गया, लेकिन ये इंतखाबात के लिए तैयार नहीं है। हम इन्हें अब मजीद वक्त नहीं देंगे। क्या कहा उन्होंने, आइए जरा सुन लीजिए, फिर मेहमान गिरामी से तारुफ करवाएंगे। शहबाज चौधरी साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। जनाब, आज की अहम खबरों में से एक खबर यह है कि 9 के 9 हल्के जो ज़िमनी इंतखाबात हैं जो होने जा रहे हैं जनाब, और ये 25 सितंबर को होंगे, इसमें खान साहब ने कहा है कि मैं 9 के 9 हल्कों में लड़ूंगा, और जब मैं एक हल्के से जीत जाऊंगा, यानी 9 हल्के, वो समझ रहे हैं कि 9 के 9 हल्कों में वो जीतेंगे, एक की नशिस्त तो अपने पास रखेंगे, बाकी 8 की हट जाएंगी, और बाकी 8 में दोबारा से ज़िमनी इंतखाब होगा। ये एक टैक्टिक है हुकूमत को परेशान करने की, और इस पर सियासी तज्जियाकार करें जनाब ज़बरदस्त तरीके से ये चाल चली जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। दूसरा मामला ये है कि खान साहब की जानिब से शायद ये फैसला कर लिया गया है कि उनको जो तलब किया गया है और ये कहा गया है कि जनाब वो आए और पेश हों 23 अगस्त को, उसमें जनाब उन्होंने पेश ना होने का फैसला कर लिया है। कमल शौजफ साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी, इन तमाम सूरत हाल पर उनसे बात करेंगे। लेकिन चूंकि इस वक्त कानूनी मामला बहुत ज्यादा अहम है, आर्टिकल 62-63 की बात की जा रही है, जुडिशल रेफरेंस की बात की जा रही है, तमाम चीजें हैं, तो इस पर बात करेंगे। जनाब एतजाज हसन साहब माहिर कानून है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एतजाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये बताइएगा, आइन के आर्टिकल 17 की शिक 2 के तहत वफाकी हुकूमत ने यह फैसला तो कर लिया है कि आशूरा गुजरने के बाद एक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाएगा, और फिर जो कानूनी आप ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं, लेकिन 15 दिन के अंदर इस पर सारी एग्जीक्यूशन होगी। आपको क्या लगता है, खान साहब को नाअहल करवाने की कार्रवाई का हुकूमत ने बाकायदा आगाज कर दिया है, और क्या सर कितने चांसेस हैं कि कौमी रहनुमा को फिर सियासी धाड़े से, सियासी मंजरनामे से माइनस किया जाएगा? देखें, सियासत से तो किसी को अलग नहीं किया जाता। नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया है, और वो आज भी सियासत आज भी कर रहे हैं सियासत।
वो पूरी पार्टी चला रहा है, उसको बिल्कुल। कितना अलग किया जा, सही है। न ही किसी और को किया जा सकेगा। ठीक है। ये किसी की खाम ख्याली है। अच्छा। तो ये नून वाले जो बैठे सारा हमले को लीड कर रहे हैं, ये बड़ी तरह पछताएंगे। अच्छा। उसकी और पॉपुलैरिटी और बहुत बढ़ जाएगी। और फिर आप ये देखें कि जो रेफरेंस है, ये रेफरेंस इनका वापस हो जाएगा। तो सर अगर इनका रेफरेंस सर अगर ही नहीं होता, अगर मैं आपकी बात से अखज़ करूं, ये रेफरेंस आप कह रहे हैं बनता ही नहीं है, ये वापस हो जाएगा। ये 62-63 के तहत ये कार्रवाई हो ही नहीं सकती, जिसका हुकूमत ने इनिशिएटिव ले तो लिया है, आशूरा के बाद इस पर इंप्लीमेंटेशन भी कर दी जाएगी, लेकिन आपकी नजर में इसमें कुछ नहीं निकलने वाला, ऐसा ही है सर? वजह मैं आपको बताऊं, बुनियादी वजह पहला मरहला है 1973 का आइन। 1973 के आइन में पार्टी बनाना एक फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट। और फंडामेंटल राइट पे अगर कोई आप खतबंद लगाना चाहते हैं तो उसको बड़ा महदूद करके पढ़ा जाता है, खतबंद को, उस पे जो शर्त लगाई जाती है, क्योंकि फंडामेंटल राइट से इम्पोर्टेंट है उसकी, उसमें से कुछ कुरेद के और काट के निकालना। अच्छा। तो फंडामेंटल राइट जो पार्टी बनाने का था, उस पे 1973 के आइन पे सिर्फ एक कदम थी, और वही आज तक लग सकती है। सही है। और वो क्या थी कि जो पार्टी है वो एक भी इज एक्टिंग इन परस्पेक्ट और इन फर्दरेंस ऑफ सबवर्टिंग सुप्रीमेसी, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ पाकिस्तान। वो इस किस्म के काम कर रही हो तो सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के खिलाफ पर खुर्द वो अगर कोई खुर्द हुई है, कोई कितने की रकम की भी हुई है सर। लेकिन आपको याद होगा सर, 2002 में भी सदर मुशर्रफ ने एक पार्टी रूल बनाया था, उसका एक ऑर्डर भी निकला था। 2017 एक एक्ट भी आया था सर, उसका क्या होगा फिर, क्या हुआ फिर उसका? इसके बाद मैं बता दूं वैसे कि एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया 2002 में। जी जी। 2002 में मुशर्रफ लेके आया पॉलिटिकल पार्टी से। उसने एक शर्त ऐड कर, उसने कहा कि पार्टी का हक है, हर शख्स का हक है पार्टी बनाने का, एक पार्टी में हिस्सा लेने का, गठन करने का। पर ऐसी पार्टी का हो जो सुप्रीमेसी ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल काम कर रही हो या फॉरेन फंडेड हो। अब फॉरेन एडेड हो, ये उसने लगा दिया। अब ये एक और एक राइट जो आइन ने दिया है उसको महदूद करने की कोशिश है, ये नहीं हो सकता। ठीक है। ये इसके तहत फॉरेन एडेड पार्टी पे रेफरेंस नहीं हो सकता। तो सन 2002 में मुशर्रफ ने जो कानून बनाया, पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था, सही है, उसमें उन्होंने एक इजाफा कर दिया कि फंडामेंटल राइट जो है पार्टी का, उसमें उसको महदूद करने के लिए एक और कर दिया। वो ये कि वो पार्टी जो है वो पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ नहीं काम कर रही हो। ठीक है। अब वो भी नहीं पार्टी रजिस्टर हो सकती। सही है। और उसके भी वो भी डिसॉल्व हो जाए। लेकिन यहाँ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सारा हिसाब किताब लगाया है, वो लगाया है कि क्या वो उससे खुर्द की है, फंड लिए हैं, प्रोहिबिटेड फंड, नॉट फॉरेन फंड। उन्होंने ममनुआ फंड जो एक अलग सेक्शन है, उस पर मैं आऊंगा जरा मुख्तसरन, उसके बारे में बात की है। ठीक है। यहाँ चाहिए थे फॉरेन फंडिंग की बात, और उसके अलावा ये जो इस्तेमाल हो रहे हों मुल्क को, कौम को, वफाक को सबवर्ट और उसके खिलाफ साजिश, ये इसका कोई लफ्ज़ नहीं आया इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में या उससे।
ठीक है। अब ये रेफरेंस अगर इस तरह फाइल होता है जिसमें जो बुनियाद है जिसकी बनाते हैं ये इलेक्शन कमीशन के रिपोर्ट को, तो वो बन ही नहीं सकता। बन ही नहीं सकता। ओके। सबवर्जन ऑफ द फेडरेशन और द सुप्रीमेसी और सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट, ठीक है, का कोई जिक्र नहीं। दुरुस्त हो गया सर। सर ये वापस हो जाएगी। सर ये जो आप सही कह रहे हैं, ये वापस हो जाएगा। 62-63 के तहत जो कार्रवाई करना चाह रहे हैं कि सादिक अमीन नहीं रहे, क्योंकि सर 1 अरब 64 करोड़ का ये मामला है, जो जाहिर सी बात है जिसको ममनुआ फंडिंग कहते हैं। 1 अरब 33 करोड़ का हिसाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दे दिया। टोटल कुल मिला के सर 31 करोड़ बनते हैं, जिसका हिसाब शायद गालिबन नहीं दे पाए। लेकिन खान साहब के एक सर्टिफिकेट का जिक्र करते हैं और उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि एट बेस्ट ऑफ माय नॉलेज की जितना मुझे बताया गया उस हिसाब से तमाम चीजें सही हैं, और उन्होंने सिग्नेचर किया हुआ है। अब नून लीग ये कह रही है जनाब कि 62-63 के तहत कार्रवाई होगी, क्योंकि आप सादिक और अमीन नहीं रहे। आपने या तो झूठ बोला है, बददयानती की है। तो क्या सर ये 31 करोड़ जिसमें लिखा हुआ है उन्होंने एट बेस्ट ऑफ माय नॉलेज और सिग्नेचर किया हुआ है, क्या इसके तहत कार्रवाई हो सकती है खान साहब के खिलाफ? ये एक बड़ा मामला क्रिएट हो सकता है। आप रही ये बात कि वो जो रिपोर्ट है इलेक्शन कमीशन की, उसका क्या बन सकता है? वो क्या इलेक्शन कमीशन ट्रायल नहीं कर सकती, सजा नहीं दे सकती, सिर्फ वो जब्त कर सकती है प्रोहिबिटेड फंडिंग में, जो पैसा फंडिंग में आया, और उसके अलावा कोई ट्रायल नहीं कर सकती, कोई गवाह उसके सामने पेश नहीं होता, कोई गिरा नहीं होती। तो वो एक रिपोर्ट भी देती है जिसका कोई वैल्यू नहीं है। और वो सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि इस पर रेफरेंस नहीं हो सकती, तो ये ट्रायल अगर करवाना चाहती है गवर्नमेंट, तो सेशन जज कोई ट्रायल करेगा, ठीक है, ऑर्डिनरी कोर्ट में चली जाएगी। ठीक है सर। तो इसका मतलब है कि ये वो सादिक अमीन वाला चैप्टर यहाँ नहीं खुल सकता है। वो वाला जो मामला जो नवाज शरीफ साहब के साथ 2018 से पहले हुआ था, वो यहाँ पर लागू ही नहीं होता, वो इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं होती। दोनों केसेस बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ नहीं, वो इसमें नहीं आता। सादिक और अमीन में भी जरूरी है अच्छा कि पहले किसी अदालत ने फाइंडिंग दी हो, फिर वो सादिक और अमीन लगता। अच्छा, अदालत का है, सही। अब यहाँ अदालत तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, तो एक इंतजामी एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन है जिसका काम है इलेक्शन करवाना बुनियादी तौर पर। सही है, सही है, बिल्कुल। उसका काम कोई जुडिशियल वर्क नहीं है, सही है, वो अदालत नहीं है। अब वो अदालत नहीं है तो अदालत की तरफ से ये फाइलिंग दे भी गए इलेक्शन कमीशन कि वो सादिक और अमीन नहीं है, वो उसको डिस्क्वालीफाई करने और सर काम नहीं आता। ठीक है सर, ये जो सारे मामले को नून लीग वाले नवाज शरीफ के मामले से मिला रहे हैं, वो कह रहे हैं उन पे भी केस नहीं बनता था, वो उनको इसलिए नाअहल किया गया क्योंकि उन्होंने जो अपने बेटे से तनख्वाह लेनी थी वो नहीं ली, और वो उन्होंने अपने कागजात नामजदगी में शामिल नहीं की जो उनको लेनी थी, और उन्होंने नहीं ली। अब वो ये कह रहे हैं कि जनाब केस बनता ही नहीं था, लेकिन वो केस मना लिया गया और उसके बाद नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया गया। अब इमरान खान साहब को भी नाअहल करार दिया जाए, तो सर दोनों में कोई मुमासलत आपको लग रही है, कुछ होगा? अमूमन ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ को भी तो डिस्क्वालीफाई कर दिया उन्होंने फौजदारी। सही है। अब नवाज शरीफ का मैं आपको बताऊं उसके केस का और फैसल वाजे तक फिर उसका क्या जी, फर्क क्या है, जी जी, और ये पीटीआई का क्या फर्क। नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया इस बुनियाद पर कि नवाज शरीफ ने अपने नॉमिनेशन फॉर्म से अपनी प्रॉपर्टीज के बारे में जो हल्फी बयान दिया वो गलत था। अच्छा, ठीक। वो उसमें गलत बयानी की अपनी प्रॉपर्टीज के बारे में, अपने हल्फी बयान, वो उन्होंने गलत बयान। यहाँ जो इमरान खान ने अपनी प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं उसने हल्फी बयान दिया, या बयान हल्फी बयान तो दिया ही नहीं, वो सर्टिफिकेट दिया। ठीक है, वो अपनी प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं दिया, वो सर्टिफिकेट दिया है टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। ठीक है। और इसमें कोई अनऑथराइज्ड पेज जो एफिडेविट में होता है। सही है। टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीफ, मेरी पार्टी के फंड में इन 40,000 बंदों ने कंट्रीब्यूट किया है और इतने पैसे आए। अब इससे अगर आप हल्फी बयान का
लगा दें और पर्सनल नॉलेज नवाज शरीफ और वाड्रा को डिस्क्वालिफिकेशन हुई है क्योंकि उनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज के बारे में एफिडेविट था और एफिडेविट था बयान हल्फी में और वो उनको मुझे उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज का तो इल्म होना चाहिए। सही है। पर अगर पार्टी को 40,000 कॉन्ट्रीब्यूटर दे रहे हैं और उसके बारे में वो एफिडेविट भी इसीलिए नहीं देते, वो सिर्फ सर्टिफिकेट मांगते हैं कि इतनी जिम्मेदारी है पार्टी हेड की। पार्टी हेड की अब ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो देखा फिरे कौन सा इंडिया से आया है और कौन सा ये, वरना तो मोदी ने किसी पार्टी के को यहाँ बैन कराना हो तो वो अपने 20 हिंदुओं को कहे, इंडियंस को, कि लंदन में तो उनको अमेरिका की ब्रांच में कोई कंपनी ब्रसेल्स की ब्रांच में इनके जाके 2,000 ट्रांसफर करा वो पाकिस्तान हो जाएगी। ये तो मोदी के हाथ में आ गया सारा काम, इस तरह नहीं होता। सही है, समझने की बात। ठीक है सर, इसको ये बहुत बढ़ा चढ़ा के बात कर रहे हैं। ठीक है, बात बिल्कुल समझने की सादा बात कि रेफरेंस हो सकता है अपनी पार्टी मुल्क की तालीम के खिलाफ काम कर रहे हैं तो रकम का हिसाब नहीं दे सकती, अपनी रकम का हिसाब नहीं दे सकता अगर इमरान खान को डिस्क्वालीफाई अपने हिसाब से और हल्की बयान में वो नवाज शरीफ की तरफ। लेकिन अगर अपनी पार्टी सारी का हिसाब किताब उसने एक एक बाइक रेस का देना तो वो लॉ रिक्वायर ही नहीं करता, वो अदालत का वो तकाजा ही नहीं है और हो ही नहीं सकता। तो इसलिए उसके खिलाफ मेरी राय में तो कोई दुरुस्त हो गया सर, दुरुस्त हो गया। आप ये कह रहे हैं जो बयान हल्फी जमा कराया जाता है अपनी प्रॉपर्टी के हवाले से, इवन आपकी शादियों के हवाले से जो आप इलेक्शन कमीशन में बयान हल्फी जमा कराते हैं, अगर उससे इनहराफ होगा या वो झूठा होगा, आपने जमा कराया होगा तो फिर आप पर 62-63 बनता है। लेकिन अगर पार्टी की हवाले से पूरी पार्टी के आप जवाबदेह नहीं होते, लेकिन सर बेहतरीन हो गया। दूसरी तरफ आते हैं सर, खान साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की बात कर रहे हैं और वो चाहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हट जाएं। रेफरेंस बना दिए गए, जुडिशियल रेफरेंस है। खान साहब ये चाहते हैं कि जनाब आर्टिकल 209 के तहत ये कार्रवाई की जाए और जुडिशियल रेफरेंस बनाया जाए और उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटा दिया जाए। सर बुनियादी सवाल, ये एक्सरसाइज आपको लगता है कारगर साबित होगी खान साहब के लिए, उनकी जो वो ख्वाहिशात हैं उनकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना, जो उनका समझते हैं कि उनका हक है, या फिर ये वेस्ट ऑफ टाइम है या एक सियासी मामला है, सियासी से ज्यादा कुछ नहीं है? क्या कहेंगे सर? पॉलिटिकल होगा, उसको जो हटाने का ताल्लुक है किसी जजमेंट की बायस तो किसी को हटाया नहीं जा सकता, उसकी अपील हो सकती है। सही है, उसको तो इसमें जरा मुश्किल ही पड़ेगी, मुश्किल है खान साहब को। अच्छा, पर पॉलिटिकली पॉइंट स्कोरिंग इसमें काफी हो सकती है, हो जाएगी, क्योंकि इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जो ताल्लुकात हैं इसमें जो दूसरे फरीक के साथ वो बहुत वाज़ेह, बहुत गहरे, बहुत करीबी, क्लियर है और उससे एम्बैरसमेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हो सकती है। बट लीगली मेरा नहीं ख्याल, अगर आप कोई जजमेंट गलत दे तो उसको अदालत उस जज को फौरन आप ले जाएं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। गलत जजमेंट होती रहती है, हाईकोर्ट की जजमेंट हर रोज 1, 2, 3, 4 निकालता सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाइड करता रहता है। तो इसका ये नहीं कहा जा सकता कि वो अब उनके रहने का जज या चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहने का जवाब। ठीक है सर। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एतजाज साहब ख्याल रखिएगा अपना, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने बहुत डिटेल में चीज़ों को वाजे किया। केस नहीं बनता, नवाज शरीफ और इमरान खान साहब के जो भी मामलात हैं या जो भी केसेस हैं उसका मवाजना जो लोग कर रहे हैं और वाजे तौर पर क्या डिफरेंस है दोनों में, आपने बताया सर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अफजल खान साहब ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, साबिक सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन के। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम अफजल खान साहब। ये बताइएगा सर, अभी एतजाज हसन हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि जनाब दोनों मामले में केसेस नहीं बनता है। फिर उन्होंने एक और बात की कि जो आर्टिकल 209 के तहत खान साहब जुडिशियल कमीशन बनाने की बात करते हैं, लाइक अ वेस्ट ऑफ टाइम, पॉलिटिकल आप गेन जरूर कर सकते हैं लेकिन इससे कुछ निकलेगा नहीं। आप एग्री करेंगे सर? मैं एतजाज अहसन साहब का मद्दा हूँ। उनकी जो राय होती है वो हमेशा लीगल जो
लीगल, मॉरल और जो उसकी वैल्यूज हैं उसके मुताबिक होती है, उसमें उनकी सियासत नजर नहीं आती। लेकिन मैं एक चीज इख्तलाफ करेंगे, इसका इजाफा मैं करना चाहता हूँ कि बात यह है कि इन्होंने जैसे मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उन्होंने 8 फैसले किए और सारे बाइस थे और सारे कानून के तकाजे पूरे नहीं कर सकते थे और अदालत ने उनको रिवर्स किया। अब ये जो 9वां फैसला है वो भी मेरे ख्याल में उसमें कोई जान नहीं है और ये पूरे जो सियासी मंजरनामा है उसमें अगर लोगों की नज़र में और एक्चुअली जो नज़र आता है कि जो ऑनेस्ट आदमी है और मैं आपको बता दूं कि सियासत जालिम है, लेकिन जब आप अब्दुलसत्तार ईदी और मदर टेरेसा की तरह सियासत करते हैं तो फिर हर मजहब और हर इलाके के लोग आपसे बेपनाह प्यार करते हैं और आप वो इज्जत कमा लेते हैं जो लोगों में दिल घर कर लेता है। ठीक है, अभी मौजूदा हालात में आप देखें 13 सियासी जमातें जब उनको हरा न सकी तो ये कोशिश की गई और इसमें कोई शक और शुबे वाली बात नहीं कि ये जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ये अपने हदूद से तजावज़ कर सर मैं अगर आप कहें सर मैं जसारत करूंगा आपको रोकने की थोड़ी सी, क्योंकि ब्रेक का टाइम हो गया। ये कमिश्नर की आपने बात की है 8 फैसले और फिर 9वां फैसला है, इस पर सर डिटेल में बात करेंगे। कमल शौजफ साहब अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, डिटेल में बात करेंगे इस पर। जनाब प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और इस वक्त कमल शौजफ साहबा भी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ साथ जनाब अफजल खान साहब भी मौजूद हैं। अगर अफजल खान साहब आप इजाज़त दें तो मैं ज़रा कमल शौजफ साहबा को शामिल गुफ्तगू करूं, उनसे स्टार्ट कर लूं। कमल शौजफ साहबा ये बताइए, डेडलाइन आप लोगों ने फिर से दे दी है, फिर से कह रहे हैं जनाब असम्बलियाँ तहलील करें, नहीं करेंगे तो फिर हम लोग एहतजाज कर देंगे। अभी अपने 48 घंटों का टाइम भी दिया है कि आप लोग ज़बरदस्त किस्म का एक जलसा करने जा रहे हैं और उसके बाद ये जलसे सिर्फ आप इस्लामाबाद में करेंगे और क्या स्ट्रेटजी हुई? आप तो फिर कहेंगे इलेक्शंस कराओ, वो कहते नहीं करा रहे, फिर आगे कैसे चलेंगे मामला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच सलमान। देखें अभी तो 1 महीने की जो स्ट्रैटेजी है वो आपको बता दी है। अवाम का इंशाल्लाह जो समंदर है वो अब इस दफ़ा राना कातिल की जो जालिमाना स्ट्रैटेजी थी, वायलेंस वाली, फाशिज्म वाली, वो तो नहीं चलने वाली। तो पूरी कोशिश है कि अवाम ही के ज़ोर पे जो काम हो सकता है वो हो जाए। हम वायलेंस नहीं चाहते, हम पुरअमन एहतजाज करते हैं, जमहूरी रवैयों को प्रमोट करते हैं और जमहूरियत ही को लेकर आगे चल रहे हैं। तो जब एक नो कॉन्फिडेंस इदारों पे अवाम की तरफ से आ गया और ऐसे इदारे पे जिसका काम ही ट्रांसपेरेंट, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना है और वो फेल हुए हैं हर दफ़ा ये करने से, उनकी जो जानिबदारी है और उनकी बदनीयती वो खुल के अयां हो जाती है हर फैसले के बाद। बिलखसूस देखिए यूसुफ रज़ा गिलानी का जो केस था, जो मैं जिसकी प्रिंसिपल पिटिशनर थी, उसमें भी यही हालात हुए। उसके अलावा 7 से 8 और जो केसेस आए हैं। अभी ये जो ममनुआ फंडिंग को फ़ौरन करके और जिस तरीके से उन्होंने अकाउंट्स को और लोगों को, किसी को इंडियन एजेंट बना दिया, किसी को इजरायली एजेंट, बग़ैर तहकीक किए, उससे अंदाज़ा हो रहा है कि इनकी नीयत ही ख़राब है। और जिस तरह बार बार वो रिएक्टिव मोड में है, मिस्टर सुल्तान में जो राजा साहब हैं, वो अपने आप को तो समझने को तैयार ही नहीं है कि वो पब्लिक सर्वेंट हैं या उनका रोल क्या बनता है। तो इसलिए ये तो नागुज़ीर है कि इस इलेक्शन कमिश्नर के नीचे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो सिलेक्टेड कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान बन गया हो और पाकिस्तान की बजाय शरीफों को और जरदारियों को सारी सर्विसेज दे रहा है, उनके साथ गुजारा नहीं हो सकता। तो आगे का लाएअमल तो जाहिर है पार्टी की लीडरशिप तय करेगी और अभी फिलहाल तो जो एहतजाज की कॉल है उस पर हम पूरी तरीके से भरपूर। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप स्ट्रेटजी बनाइए, क्या करने जा रहे हैं? आप सिर्फ इस्लामाबाद में जलसा करेंगे, लाहौर कराची भी करेंगे, सीरीज करेंगे जैसे आपने रमज़ान में किया था, रमज़ान के आखिर में, फिर ईद के बाद भी आप लोगों ने इस चीज़ को कंटिन्यू किया था, या इस्लामाबाद में एक ग्रैंड जलसा करेंगे और उसी में आप कह देंगे 1 महीने की तारीख आज से शुरू होती है काउंटडाउन? देखिए जी, वो तो अब खान साहब और कोर कमेटी जो है, मैं भी उसकी मेंबर हूँ, डिसाइड करेगी और जो भी स्ट्रैटेजी होगी वो अनाउंस हो जाएगी। लेकिन जाहिर है अगर प्रोटेस्ट की कॉल दे दी है तो प्रोटेस्ट तो फिर आपने हमारे देखेंगे। ये जो ज़िमनी हलके हैं जिस पर हुकूमत ने फैसला कर लिया कि वो इलेक्शंस करवाएगी और इलेक्शंस करवाने जा रहे हैं, ये खान साहब ने 9 के 9 हलकों में खुद बाकायदा से इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया है
और ये एक स्ट्रेटेजी कही जा रही है कि स्ट्रेटेजी आप लोग, तो आपको क्या लगता है सर, ये लड़ लेंगे आप लोग ये 9 इलेक्शंस जो आपके ज़िमनी इंतखाबात हैं? कमल साहबा ड्रॉप तो नहीं हो गई? देखिए जी, ये बदनीयती के नतीजे में सर मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ, और आपकी 11 तरफ आ रहा हूँ इस्तीफे सर, बस ये मंजूर जवाब किए गए और 9 हल्के जो हैं उनको टारगेट किया गया है। ठीक है। और मरहलावार इलेक्शन कमीशन और ये जो मिली भगत है पीडीएम की, पहले तो हमारा जो डिप्टी स्पीकर हैं कासिम सूरी साहब, वो सारे जितने भी 123 थे पहले और 4 बाद में गए थे या 5 इस्तीफे, वो मंजूर करके नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन को भिजवा के फिर उन्होंने रिजाइन किया था। तो इन्होंने आके एक रूलिंग दे के उसको रोक लिया। अब चेरी पिकिंग शुरू कर दी है। सिर्फ इलेक्शन से डरते हैं, जनरल इलेक्शन से, और आवाम से डरते हैं। इन्हें पता है कि आवाम इनको वोट नहीं देगी, तो ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं कि किसी तरह ये जो एक नाजायज़ असम्बली है इसकी मुद्दत को लंबा किया जाए और यहाँ से मज़ीद ऐसे फैसले किए जाएं जिसका नुकसान आवाम को, फ़ायदा इन चोरों के टोले को। तो उस 9 कॉन्स्टिट्यूंसी से इंशाल्लाह ताला इमरान खान लड़ेंगे और इन्होंने जो एक लूज बॉल करवाई है उस पर इंशाल्लाह इनको हम छक्का नहीं, इस दफ़ा 9 रन इकट्ठे लगा के दिखाएं। अच्छा चले ठीक है। अब 9 हल्कों में खान साहब इलेक्शन लड़ेंगे। मैं आपसे ये सवाल तो करूंगा कि 9 हल्कों में इलेक्शन लड़े जा सकते हैं क्योंकि आप लोगों ने फैसला कर लिया है, लेकिन अफजल खान साहब इसका बेहतरीन जवाब दे सकते हैं, जाहिर सी बात है सेक्रेटरी रहे हैं साबिक। अफजल खान साहब ये बताइएगा, 9 हल्कों में एक साथ एक ही कैंडिडेट लड़ सकता है इलेक्शन? मान मिर्जा, आप हैरान हो जाएंगे कि ये एक्चुअली एक दफ़ा ये तजवीज़ हुई थी कि एक से ज़्यादा हलकों पे कैंडिडेट्स को ना लड़ने दिया जाए, तो वो भी ड्रॉप कर दी गई। और कानून में जो इलेक्शन एक्ट है उसमें ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। और आप हैरान हो जाएंगे कि अगर ये 130 में 130 सीटों पे भी इमरान खान इलेक्शन लड़ना चाहें तो वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। अच्छा। और बाकी उनकी मकबूलियत फिर आपको मालूम है कि वो अब अपने मुखालिफिन की हर जगह पे जमानतें जब्त करवा देंगे। लेकिन एक्चुअली मैं हैरान ये हूँ कि 4 महीने पहले तक जो जमातें कहती थी कि हमें नए इंतखाबात चाहिए, अब जब इंतखाबात जो हुकूमत में था वो आदमी कहता है कि चलो अब इंतखाबात लड़ लेते हैं, तो वो तमाम लोग राहे फरार इख्तियार कर रहे हैं। और दूसरा बात ये कि एक सलमान मिर्जा, एक बात सुन लें, एक तो डाई हार्ड पार्टी के वो वर्कर होते हैं या उसके, लेकिन इन्हें एक आम आदमी भी होता है। आम आदमी भी जब देख रहा होता है कि किसी के साथ ज्यादती हो रही है और नाजायज हो रही है, आपने रेसलिंग चैंपियन टीवी पे जरूर देखा होगा, उसमें एक तरफ 13 पहलवान है, एक उसके मुकाबले में एक पहलवान है, रॉयल रंबल। हाँ बिल्कुल। तो वो रॉयल रंबल में जब वो 13 को हरा देता है तो उसके बाद आप ये अंदाजा करें कि वो जो रेफरी है वो भी कमीज उतार के वो भी आ जाता है। बेशक वो भी आ जाए, जो 13 को हरा सकता है वो 14 को भी हरा सकता है। लेकिन दुनिया में हमेशा कुछ ज़ाब्ते होने चाहिए हैं और असूल हैं हर गेम के। और जब आप असूल तोड़ेंगे कि जी आप जोरावर हैं या आप ताकतवर हैं या आपके पास विसल है, तो फिर वो लोग आपकी विसल को फिर मानेंगे नहीं, उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। तो क्रेडिबिलिटी के लिए आपको जस्ट रहना पड़ता है, यानी मुंसिफ अदल करना पड़ता है कि जो भी आदमी वायलेट करता है, जो लॉज हैं, जो रूल्स हैं, जो ज़ाब्ते हैं, वो जो वायलेट करे तो उसको आप विसल करें। लेकिन अभी जो मैंने भी आपसे अफेयर की बात हो रही थी, बात यह है कि इन्होंने इस इलेक्शन कमीशन ने अब तक 8 फैसले दिए हैं। आपको मालूम है और सारी दुनिया को मालूम है कि अदलिया में बड़ा सॉफ्ट कार्नर है PMLN के लिए, लेकिन उसके बावजूद वो जो फैसले थे अदलिया के जो मायार थे उसके मुताबिक नहीं थे, तो उन्होंने टर्न डाउन किए। और मैं आपको एक और लोग ये भी तनकीद करते हैं ना, ये पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात हुए, मैं ये कमल साहब से भी पूछूंगा, लेकिन आप बताइए सर, ये 15 सीटें निकालनी PTI ने, फिर भी ये कहते हैं कि जनाब इलेक्शन शफाफ नहीं हुए, बिल्कुल सही नहीं हुए। बिल्कुल शफाफ नहीं हुए सलमान में। 15 सीटें कैसे निकालनी? फिर मैं बताता हूँ कि ये बिल्कुल ऐसा है कि आपने एक पहलवान के हाथ और पांव बांध के उसको दूसरों के सामने डाल दिया। इस तरीके से PMLN का जो CM बनाया गया वो इलीगल पहले दिन से था। अभी आप बात कर रहे थे उनसे
एतजाज एहसन के मुताबिक वो पहले दिन से उसका वो जायज था ही नहीं, लेकिन उसको बैठे रहने दिया और उसके बैठे रहने पे की मौजूदगी में उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट करवाए और उसने पटवारी से, थानेदार से, पुलिस का जैसे इस्तेमाल नाजायज किया गया। और इस हद तक मैं खुद अल्लामा इकबाल साहब के घर, उसकी बहू के घर में गया हूँ। उसकी जो वो जस्टिस नासरा जो है, उसके घर का गेट तोड़ा गया, उसके घर जिस कदर बदमाशी, गुंडागर्दी और ज्यादती की गई। चलिए सर, मैं क्योंकि मुझे ब्रेक पे भी जाना, मैं ज्यादतियां हैं, उसके बावजूद आपने जो ये कहा ना कि साफ और शफाफ, तो साफ और शफाफ नहीं थे सर, आप कह रहे हैं नहीं थे, मैंने आपकी बात मान ली सर, पॉइंट आ गया सर। दो चीजें मैं चाहूंगा कि दोनों का प्रिसाइजली जवाब दें सर, फिर मैं शुक्रिया आपको करूंगा। सर ये बताइएगा, ये जुडिशियल रेफरेंस में क्या सफिशिएंट एविडेंसेस मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कि वो वहां पर जाएंगे और उसके बाद वो उनके पास सफिशिएंट, क्योंकि इससे पहले गालिबन ऐसा हुआ नहीं है कि किसी को भी आईनी ओहदे से हटाया गया हो जुडिशियल रेफरेंस से। अगर मैं गलत हूं तो सर तस्दीक कर दीजिएगा। दूसरा सर, मुस्तकबिल कैसा देख रहे हैं आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर का आने वाले वक्तों में? सलमान मिर्जा, बात यह है कि अभी जो एतजाज एहसन साहब मुझसे सीनियर भी हैं और कानून दान भी हैं और बड़े भी हैं। पाकिस्तान में ये रिवाज नहीं है कि एक आदमी अगर बैठ गया तो उसको हटाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। अच्छा। लेकिन मलिक कयूम जो थे, जो जिसकी टेलीफोन आपने भी सुनी होगी, मैंने भी सुनी है कि वो बेनज़ीर को जी 7 साल सजा दें, जी हाँ ठीक है हम 7 साल सजा दे देंगे। जब इस तरह का आदमी आप जज बिठा देंगे या आप रेफरी बिठा देंगे या आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर बिठा देंगे तो उसका कोई फ्यूचर नहीं है, एक बात। दूसरी बात मैं ये बताता हूँ कि जी इस आदमी ने जैसे किया, पाकिस्तान की इलेक्शन कमीशन मेरा इदारा है, अल्लाह गवाह है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन में कोई आदमी ऐसा बैठ जाए जो इलेक्शन कमीशन का भी इमेज बर्बाद करे तो जाहिर है मेरी उसके साथ हमदर्दी नहीं होगी, मेरे अपने इदारे के साथ हमदर्दी है। वो आदमी जब गलत और ज्यादती करेगा तो ज्यादती होती है, ज्यादती और उसको हटना चाहिए। सर आपका पॉइंट साबित हो सकता है, वो साबित हो सकता है। और मैं आपको बताता हूँ कि कुछ चीजें दुनिया में पहली दफा होती हैं। आप देखेंगे कि अगर थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर टाइम सर। मुझे वक्त की किल्लत है इसलिए आपकी बात माजरत सर काटनी पड़ी। देख लेंगे कमल शौजफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे 9 हलकों से खान साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, कॉन्फिडेंट हैं 9 के 9 हल्के खान साहब जीतेंगे और फिर ये गालिबन शायद तारीख बन जाएगी कि 9 हलकों से एक शख्स सियासतदान इलेक्शन लड़ा और 9 के 9 हल्के वो जीत गए। उसके बाद एक उसने अपने पास रखी और 8 पे दोबारा से ज़िमनी इंतखाब हुए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जनाब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। कमल शौजफ साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कमल साहब बताइएगा, अच्छी स्ट्रेटजी है, 9 हलकों में ज़िमनी इंतखाब हो रहे हैं और 9 के 9 हलकों में खान साहब ने कहा है कि मैं एज अ कैंडिडेट उसमें हिस्सा लूंगा और सारी नशिस्तें जीत जाऊंगा। पहले तो ये कि जनाब आप लोग पूरा एतमाद लें कि 9 की 9 नशिस्तें जीत जाएंगे और उसके बाद ये अच्छी स्ट्रेटजी 8 नशिस्तों पर दोबारा ज़िमनी इंतखाब का उन्होंने कह दिया। लेकिन अभी अफजल खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, इतला ये है कि शायद 5 से ज़्यादा एक कैंडिडेट नहीं लड़ सकता है। आपके पास है इतला, लेकिन वो तो कह रहे थे कि ऐसा नहीं है। अगर तो कोई रूल लिखा हुआ है तो लिखा दिखा दें, अगर हुआ तो फिर देख लेंगे। मेरा तो नहीं ख्याल है आप लड़ सकते हैं। 5 तो पहले भी इमरान खान ने अकेले ने इलेक्शन लड़ा है और पाकिस्तान में वो वाहिद लीडर है जिसने 5 हलकों से इलेक्शन लड़ा है और जीता है और आज तक वो रिकॉर्ड कोई बराबर नहीं कर सका। ये तो छोटी छोटी रीजन की जमातें भी नहीं रह गई हैं, छोटे छोटे जिलों की जमातें हैं। 13 जमातें इकट्ठी मिलके भी एक अकेले इमरान खान का इसलिए तो मुकाबला नहीं कर सकती। तो अब इन्होंने ये ड्रामे शुरू कर दिए कि इलेक्शन कमिश्नर को साथ मिला दिया है और एक नाजायज वो अपने आपने इलेक्शन कमिश्नर का जिक्र कर दिया तो मैं क्योंकि टाइम की किल्लत है मैं चाह रहा हूं आपसे ज्यादा सवाल करूं। इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए जो आपने जुडिशियल रेफरेंस दायर किया, आवाज आ रही है नहीं आपको? पांचा करेंगे कभी ओवरसीज के जुडिशियल रेफरेंस जो आपने दायर किया है इस हवाले से इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए, आपको लगता है कामयाबी आपको मिल जाएगी इसमें? देखिए जी, मैं कानूनी माहिर तो नहीं हूँ इसलिए मैं इस पर क्या तज्जिया दे सकती हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर जानती हूँ और अपनी पार्टी की पॉलिसी भी समझती हूँ कि हम कोई रास्ता छोड़ेंगे नहीं। जो भी रास्ता हमें समझ आ रहा है कि जिससे ये मोहतरम जो एक बदनीयत शख्स को हमने न्यूट्रल्स के कहने में मुसल्लत कर दिया और उसका नुकसान सबसे ज़्यादा पीटीआई खुद उठा रही है। और ये नहीं है कि हम उनसे कोई फेवर्स मांग रहे हैं, हम जो मेरिट पे भी नुकसान उठा रहे हैं, जो हमारा जायज़ हक बनता है वो उससे भी हमें डिप्राइव कर रहे हैं।
और वो रजीम चेंज का मेन हैंडलर बन गया है तो उससे निजात के लिए जो भी जरिया होगा वो हम जरूर उठाएंगे। और अब तो आवाम में भी बच्चा बच्चा ये कह रहा है कि ये जो पर्सनल मुलाजिम है नून लीगियों का और जरदारियों का, इससे जान छुड़ाई जाए, क्योंकि ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चलिए जान छुड़ाने की आपने बात की ना, तो उसी से एक और निकलता है -1 की बात अगर सुनाई दे रही है, कल भी सुनाई दे रही थी, आज भी इस्लामाबाद में काफ़ी हलकों में ये बातें सुनाई दे रही हैं कि 62-63 के बाद जो सारे आशूरा के बाद जो सूरत हाल शुरू होगी वो इनको किसी तरीके से सियासी मंजरनामे से अलग कर दिया जाएगा। आपको लगता है कि ये सारा चीज़ हो सकती है, किया जा सकता है, -1 हो सकता है? सलमान -1 तो होगा, लेकिन इस दफा पॉलिटिकल पार्टी में नहीं होगा। -1 यकीनन होगा और 22 करोड़ आवाम की ये फरमाइश है। लेकिन जिस -1 की ये कोशिश कर रहे हैं ना इमरान खान, वो -1 नहीं हो, वो -22 करोड़ है। अच्छा। ये कोशिश करके देख लें, इंशाल्लाह इन्हें लग पते जाएंगे। पहले भी कोशिश की थी, जिसके साथ वो वाला 1 मौजूद है ना जिसको अल्लाह की जात कहते हैं, और 22 करोड़ मुल्क की जो आवाम है जागी हुई कॉन्शियस आवाम, वो मौजूद है ना, वहाँ ये -1 का इनके वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा। लेकिन जिस -1 से ये घबरा रहे हैं वो होके रहेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के वाले से आपके बहुत ज्यादा है, लेकिन खान साहब ऑफ द रिकॉर्ड, लेकिन आप ऑन द रिकॉर्ड आके भी बातें करते हैं, किसने लगवाया, क्यों लगाया, कैसे लगाया। पहले तो आप लोग तारीफें करते थे, अब आके आप कहते हैं कि जनाब जब वो जानिबदार हैं, तो अब क्या मामला बेहतर हुए हैं, नहीं हुए हैं उन लोगों के लिए जिन लोगों के लिए खान साहब कहते हैं कि हमारे कहने पर, उनके कहने पर हमने लगाया ये? देखिए फैसलों में जो है वो बीच में अपने अपने फीडबैक्स दिए जाते रहे हैं और ये नॉन फैक्ट है। ऑफ द रिकॉर्ड वो इसलिए कहते थे कि उस वक्त वो सारी जिम्मेदारी अपने ज़िम्मे ले लेते थे, लेकिन अब जब वो बिहेव ही नहीं कर रहा इलेक्शन कमिश्नर भी, और उसको तैनात करने वाले मजीद उसको फूके दे रहे हैं, हवाएं दे रहे हैं कि शाबाश शाबाश इन्हीं का ही बेड़ा गर्क करो, यही जो -1 के आप फॉर्मूले हैं। अगर आप हमें दीवार से लगाने की कोशिश करेंगे तो जो सच है वो तो सच सामने निकल के आएगा और वो हम बताएंगे, वो तो दुनिया को भी नजर आ रहा है। ये कभी हो सकता है? देखिए इमरान खान वो आदमी है कि जिसने सिस्टम में तो राय नहीं 3.5 साल के लिए वो आया था ना, उसने ब्यूरोक्रेसी की पनीरी लगाई थी कि जो बड़ी होगी तो वो उसके सारे जो चलें ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, क्योंकि टाइम की किल्लत है कमल साहब बॉस्ट का, लेकिन आप ये कह रहे हैं -1 नहीं होगा, लेकिन -22 करोड़ आवाम जरूर हो जाएगा अगर इस तरह की कोई कोशिश की गई। लेकिन जनाब प्रोग्राम के आखिर में 5 अगस्त की बात करना बड़ा जरूरी है। आज 5 अगस्त है, 5 अगस्त 2019, कश्मीर की तारीख का एक ऐसा स्याह दिन जब भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में तहरीक आज़ादी की सदा को दबाने की नाकाम कोशिश करते हुए कानून में तब्दीली की और कश्मीरियों पर जुल्म सितम के नए दौर का आगाज किया। मकबूजा जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू नाफिज किया और लॉकडाउन के दौरान मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी, और पार्लियामेंट से आर्टिकल 370 और 35A को खत्म करके कश्मीर को तकसीम करने का फॉर्मूला पेश किया और करारदाद कसरत राय से मंजूर कर दी गई। मकबूजा कश्मीर में जवान, बुजुर्ग और खवातीन समेत हर उम्र के अफराद ने भारतीय अहकामात मानने से इनकार किया और एहतजाज करते हुए सड़कों पर निकल आए, जिन पर भारतीय मुसल्लह फौज ने अंधाधुंध फायरिंग का सिलसिला शुरू किया और दर्जनों कश्मीरियों को शहीद और सैकड़ों को जख्मी किया। वैसे तो कश्मीरियों पर जुल्म सितम बरसों पहले शुरू हुआ था, लेकिन इन सब के बावजूद कश्मीरियों की सदाए हुर्रियत बरसों से ही गूंज रही है। 5 अगस्त के दिन भारत की मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत को मनसूख करते हुए इलाके का फौजी मुहासरा किया। मुतनाज़ इक़दामात के खिलाफ मुज़ाहमत रोकने के लिए रियासती ताकत का गैर इंसानी इस्तेमाल किया। मकबूजा वादी में एहतजाज रोकने के लिए हजारों की तादाद में इजाफी नफरी तैनात की गई। वादी के दाखिली और खारजी रास्ते सील कर दिए गए जो अब तक बंद हैं। आज के दिन भारत की मकबूजा वादी में गैर कानूनी इक़दामात और सलामती काउंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी को जनाब 3 साल मुकम्मल हो। भारत का आज भी वहां पर जुल्म सितम वैसे ही जारी है। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत इस दुआ के साथ कि कश्मीर आजाद होगा और पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।